हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग 19वीं टेस्ट सीरीज हल करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स की। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज है ये, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन इसमें किया गया है। इसलिए आप लोग इस टेस्ट सीरीज को पूरा जरूर हल करिएगा। साथ ही जो व्याख्या भी दी गई है उसे भी आपको पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सीधा सीधा प्रश्न ना दे करके कभी कभी व्याख्या से भी प्रश्न बन जाते हैं। तो इसलिए हर प्रश्न की हम एक्सप्लेनेशन जरूर आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि एक प्रश्न के साथ आपके 2-3 क्वेश्चन और भी तैयार होते चलें। बाकी करंट अफेयर्स का पूरा मैटर, पूरे साल भर का जो भी नोट्स है और भी सीरीज है वो आपको ग्रुप में मिल रही हैं। साथ ही आरओ की सीरीज आप लोगों को मिली होगी जिन लोगों ने ग्रुप को ज्वाइन किया है। और बहुत कम समय बचा हुआ है, तो इसको आप लोग को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है, ताकि आप जो समय बचा है इसको यूटिलाइज करके आप परीक्षा को पास कर सकें। और जो भी चीज़ें आपकी छूट गई हैं जीएस में या हिंदी में और उनकी रिवीजन आपने नहीं कर पाई है, तो आप लोग अवश्य रिवीजन उनकी कर लीजिएगा, ताकि प्रारंभिक परीक्षा को पास किया जा सके, जो आपकी 5 दिसंबर को होने वाली परीक्षा है। साथ ही नोट्स के लिए, शॉर्ट नोट्स के लिए या फिर करंट अफेयर्स के लिए या टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग हमारे ग्रुप से जो है जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करनी होगी या फिर व्हाट्सएप करना होगा 6393350769 पर। ठीक है, तो आप लोग इसके माध्यम से ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई जाएंगी। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। पहला क्वेश्चन लाते हैं स्क्रीन पर, और आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2022, 2023, 2024 या फिर 2025 को? और आंसर इसका आपका हो जाएगा 2023। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, जौ जैसी फसलें शामिल होती हैं। इन्हीं कुछ से आपका इस समय बाजरा की फसल आ रही, ज्वार है, जौ, ये सब क्या है, ये मोटे मक्का भी शामिल होती है मोटे अनाज में। तो इसको जो है यूएन महासभा ने मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है 2023 को। ऐसे सवाल परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, आरओ में भी, पीसीएस में भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किस स्थान पर समुद्री शैवाल पार्क स्थापित किया जाएगा? केरल, तमिलनाडु, गोवा या फिर कर्नाटक? और इसका आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। तो समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में इस बहुउद्देशीय पार्क की स्थापना की गई है। तो ध्यान रखिएगा कि समुद्री शैवाल पार्क कहाँ पर स्थापित होगा? तमिलनाडु में ही स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का प्रथम लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर केरल? इसका आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड। तो भारत का प्रथम लाइकेन पार्क उत्तराखंड के मनुष्यारी में स्थापित किया जाएगा। इस पार्क को लाइकेन के संरक्षण और खेती के लिए और उसके महत्व के विषय में स्थानीय लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विकसित किया जाएगा, यानी ताकि लोग लाइकेन की खेती करें, उसका संरक्षण करें और उसके महत्व के बारे में, जो लाइकेन का महत्व है उसके बारे में लोग जान सकें। इसके लिए उत्तराखंड में जो है लाइकेन पार्क स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इन्वेशन किस वर्ष तक भेजने की घोषणा की है? 2030, 2035, 2040 या फिर 2045? और आंसर इसका है 2030 तक। तो यूरोपीय अंतरिक्ष ये जो नासा है, नासा ने 2030 तक शुक्र ग्रह के लिए एक नए इन्वेशन मिशन की घोषणा की है। इसे एरियन 6 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह शुक्र ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करेगा। तो ये शुक्र ग्रह पर जो भी वहाँ पर वायुमंडल कैसा है, उसकी सतह कैसी है, मिट्टी कैसी है, कौन कौन सी गैसें वहाँ पर हैं, क्या रिसर्च वहाँ हो सकती है, क्या मतलब वहाँ पर जीवन की संभावना है कि नहीं है, तो इस तरीके से जो है
शुक्र ग्रह पर ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा अपना ऑर्बिटर मिशन भेजने वाली है और इसकी योजना बन गई 2030 तक इसको भेज दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, नासा के किस रोवर ने मंगल ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करके ऑक्सीजन बनाने में सफलता प्राप्त की है? अम्निवर्जन, पवनदीप, परसिवरेंस या फिर इन्वेंशन? और इसका आंसर आपका है परसिवरेंस। तो नासा के परसिवरेंस ये एक रोवर है, रोवर का नाम है, मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने में सफलता प्राप्त की है। परसिवरेंस रोवर ने मोक्सी नाम के उपकरण से मंगल ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करके सांस लेने योग्य ऑक्सीजन का निर्माण किया है। यानी कि ऐसा रोवर है कि वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है मंगल ग्रह पर मौजूद है तो उसको ये कन्वर्ट करेगा किसमें? ऑक्सीजन में, ताकि लोग अगर वहाँ पर रहें, बसें, तो उनको ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो और कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होकर के ऑक्सीजन में तब्दील हो जाए, जिससे कि लोग इस श्वास वायु को यानी कि प्राण वायु को ले सकें। क्वेश्चन नंबर 6, अनफिनिश्ड ए मेमोयर नामक पुस्तक की रचना किसने की है? प्रिया मल्होत्रा, हेमा मालिनी, प्रियंका चोपड़ा या फिर जया बहादुरी? और इसका आंसर आपका हो जाएगा कि बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने अनफिनिश्ड ए मेमोयर नामक पुस्तक लिखी है। इसमें उन्होंने भारत में बिताए बचपन, अमेरिका में किशोरी के तौर पर बिताए गए समय के बारे में अनकही और अनसुनी बातों का उल्लेख किया है। यानी कि जो भारत में ये रही, अपना जो बचपन इनका भारत में बीता है उसके बारे में बताया है, और किशोरी के तौर पर जब ये अमेरिका में रही हैं तो वहाँ पर इनका समय कैसे व्यतीत हुआ, ये सब बातें इन्होंने इस पुस्तक में काफ़ी मतलब अपनी जो मेमोरी है उसको शेयर किया है, जो भी उस समय दौरान घटनाएं घटी या जो भी चीज़ें हैं। तो पुस्तक का नाम रखिएगा अनफिनिश्ड ए मेमोयर, प्रियंका चोपड़ा ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 7, ए लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना किसने की है? अमित शाह, अशोक लवासा, जयराम रमेश या फिर बिमल जालान? और आंसर इसका हो जाएगा जयराम रमेश। व्याख्या देख लेते हैं। जयराम रमेश द्वारा लिखित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया में सर एडविन आर्नोल्ड की महाकाव्य 1879 की कविता द लाइट ऑफ एशिया के पीछे की आकर्षक कहानी को सामने लाने का प्रयास किया है। तो ये जो है पुस्तक याद रखिएगा, ए लाइट ऑफ एशिया या द लाइट ऑफ एशिया, जयराम रमेश जी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक किसने लिखी है? अनुष्का शर्मा, जया सिंह, करीना कपूर या फिर अमनदीप? और आंसर इसका हो जाएगा आपका करीना कपूर। तो ये रचना जो है इन्होंने अपने इस किताब में जो अनुभव साझा किए हैं, और ये 2 पुत्रों की माँ भी हैं, आपको पता ही है। तो इन्होंने जो भी अपने अनुभव, अपने प्रेगनेंसी के दौरान जो भी अनुभव फील किए हों, तो उनकी ये पुस्तक है द प्रेगनेंसी बाइबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य ने जनवरी 2020 में एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश या फिर केरल? और इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में एक जिला एक शिल्प योजना शुरू की गई है। राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले की स्थानीय पारंपरिक कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए यह अभियान चलाया है, शुरू किया है, यानी एक जिला एक शिल्प। इसी तरीके से आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक योजना शुरू की थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि एक जनपद एक उत्पाद। यहाँ पर है एक जिला एक शिल्प। चूंकि मध्य प्रदेश में शिल्प के कलाकार बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो हर जिले में कोई ना कोई शिल्प या कलाकारी होती है, तो ये उसी से रिलेटेड है, एक जिला एक शिल्प। तो उसको बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इस अभियान को शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है? असम, ओडिशा, मेघालय या फिर कर्नाटक? और आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर कर्नाटक। तो बेंगलुरु में 1 जुलाई 2021 को कोरोना महामारी से शहीद होने वाले डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मियों के सम्मान में
कोविड योद्धा स्मारक स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ये यहाँ पर कहाँ पर बनाई जाएगी? कर्नाटक के बेंगलुरु में। जो भी कोरोना की वजह से लोग शहीद हो गए हैं, तो ये डॉक्टर हुए या जो भी चिकित्सा कर्मी हो, तो उनके सम्मान में ये कोविड योद्धा स्मारक बनाया जाएगा कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 11, जनवरी 2021 में सुगमता से व्यापार सुधारों को अपनाने वाला देश का छठा राज्य कौन बन गया है? असम, पंजाब, उड़ीसा या फिर राजस्थान? और आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान। तो सुगमता से व्यापार सुविधा को अपनाने वाला राजस्थान छठा राज्य बन गया है। इससे पहले जो 5 राज्य थे उनके नाम हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो ये छठा राज्य बन गया है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब या झारखंड? तो ये संशोधित रबर प्लांट देखिए कहाँ पर है, आनुवांशिक रूप से ये संशोधित है, और इसका आंसर आपका हो जाएगा असम। रबर बोर्ड द्वारा गुवाहाटी के पास सरुतारी में बोर्ड के फार्म पर दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया है। जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान पुथुपल्ली, कोट्टायम, केरल में विकसित किया गया था। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट है। ये रबर प्लांट मतलब यहाँ पर पौधे से मतलब ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्लांट मतलब यहाँ पर कोई वो नहीं है कि कोई प्लांट बड़ा लग रहा है, प्लांट मतलब पौधे की बात हो रही है। तो ये गुवाहाटी में लगाया गया है फार्म, मतलब जो ये वो भी कहाँ पर लगाया गया है? तो ये पहला इसका जो विकसित किया गया था ये केरल में इसको विकसित किया गया था, लेकिन हाल ही में इसको यहाँ गुवाहाटी के पास लगाया गया है असम में। तो ये संशोधित है आपका, यानी जेनेटिकली मतलब कि इसमें कुछ जीन के इसमें संशोधन किया गया है ताकि मतलब अच्छी रबड़ मिल सके, या मतलब कि मतलब जो भी उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन किए गए हों उससे संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 13, अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? अफ्रीका का पूर्वी तट, अफ्रीका का पश्चिमी तट, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट या फिर ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट? और आंसर इसका हो जाएगा ए सही है, अफ्रीका का पूर्वी तट। तो व्याख्या देख लेते हैं। अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस अफ्रीका के पूर्वी तट पर विभिन्न देशों के द्वारा किया गया अभ्यास है। इस युद्ध अभ्यास में भारतीय नौसेना ने INS तलवार के साथ हिस्सा लिया था। अभ्यास का उद्देश्य पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना है। तो जो भारतीय नौसेना गई थी वो INS तलवार के साथ वहाँ पर गई थी अभ्यास में भाग लेने। इस तरह के प्रश्न पूछ दिए तो मतलब कि अभ्यास का नाम ना पूछ दे कि भारतीय सेना के साथ कौन सा मतलब जो गया था, जो पनडुब्बी गई थी या जहाज गया था या युद्धपोत गया था। तो इस तरीके से अभी यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो INS तलवार भारतीय नौसेना के साथ गया था। क्वेश्चन नंबर 14, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? बरेली, लखनऊ, झांसी या फिर मथुरा? और आंसर इसका हो जाएगा मथुरा। तो भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाया जा रहा है। भविष्य में बढ़ती स्वच्छ ऊर्जा की मांग पूर्ति हेतु ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। तो कहाँ पर लगेगा ये? आपके जो है मथुरा में लगेगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन का निर्माण होगा। चूँकि मतलब ये ऐसा ईंधन है मतलब जो पॉल्यूशन बहुत कम करता है, इसलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहा गया है, ताकि ये प्रदूषण कम उत्पन्न करता है और मतलब जिससे कि ये पेट्रोल, डीजल और CNG ये इन सब के स्थान पर, LPG के स्थान पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, युद्ध अभ्यास खंजर का आयोजन कहाँ किया गया है? अस्ताना, ओस्लो, बिश्केक या फिर काहिरा? और आंसर इसका आपका हो जाएगा बिश्केक में। तो भारत और
किर्गिस्तान के विशेष सुरक्षा बलों के बीच युद्ध अभ्यास खंजर का आयोजन किया गया है। यह अभ्यास किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित हुआ था। तो कि ये राजधानी बिश्केक कहाँ की है? किर्गिस्तान की राजधानी है। और ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है युद्ध अभ्यास खंजर। क्वेश्चन नंबर 16, भारत सरकार द्वारा भारत में सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई उपलब्धता में सुधार के लिए निम्नलिखित में किस योजना की शुरुआत की गई है? पीएम कनेक्ट, पीएम वाणी, पीएम हॉटस्पॉट या फिर पीएम सहज? और आंसर इसका हो जाएगा पीएम वाणी। व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री के वाईफाई एक्सेस नेटवर्क पहल पीएम वाणी नामक एक योजना को मंजूरी दी है ताकि वायरलेस कनेक्टिविटी में सुधार हो सके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की महानिदेशक किसे चुना गया है या नियुक्त किया गया है? चुकवा ओकोंजा, इकेम्बा इवोला, अमीना जे मोहम्मद या फिर नगोजी ओकोंजो इवेला? और आंसर इसका है डी सही है, नगोजी ओकोंजो इवेला। ये नाइजीरियाई अर्थशास्त्री हैं और इनको विश्व व्यापार संगठन की अगली महानिदेशक चुना गया है। ये पहली महिला हैं जो संगठन का नेतृत्व करने वाली अफ्रीकी नागरिक होंगी, यानी कि अफ्रीका की पहली महिला हैं जो इस इतने बड़े संगठन का प्रतिनिधित्व करेंगी, यानी कि इसकी महानिदेशक बनेंगी। क्वेश्चन नंबर 18, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत मैंग्रोव वन है? तो बताइए भाई कितना मैंग्रोव वन है? 4 विकल्प दिए गए हैं, व्याख्या देख लेते हैं। और इसका आंसर आपका हो जाएगा 0.15%। व्याख्या में क्या है? मैंग्रोव विश्व में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लवण सहिष्णु पादप समूह हैं। भारत में मैंग्रोव वन में गुजरात प्रथम व पश्चिम बंगाल द्वितीय स्थान पर है, यानी कि गुजरात में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, दूसरे स्थान पर बंगाल का यानी पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 0.15% उपलब्ध है। ये भारत की बात हो रही है। कुल वन कितने हैं? 0.15%। क्वेश्चन नंबर 19, चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नॉर्वे, स्वीडन, ब्रिटेन या फिर फ्रांस? और इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्रांस। तो लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, ये उसकी थीम थी, के साथ चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन फ्रांस में आयोजित हुआ। यह आयोजन यूएनओ एवं विश्व बैंक के सहयोग से किया गया है। कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, वन्य जीव संरक्षण के लिए लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? थियोडोर भास्करन, पवन कुमार भास्करन, प्रभा भास्करन या फिर महिमा भास्करन? और आंसर इसका सही है थियोडोर भास्करन। व्याख्या देख लेते हैं। थियोडोर भास्करन को 2020 का अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार अभ्यारण्य नेचर फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है। भास्करन एक लेखक, इतिहासकार एवं एक प्रकृतिवादी कार्यकर्ता भी हैं। और ये क्वेश्चन नंबर आपका है 21, भारत के पहले आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है या किया गया है? आंसर आपका यहाँ पर चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई में स्थापित किया गया है। भारत के पहले आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन यानी कि CWCM की स्थापना तमिलनाडु के चेन्नई में की गई है। यह भारत में वेटलैंड्स के संरक्षण, पुनर्स्थापना और प्रबंधन के लिए कदम उठाने के लिए सरकार की सहायता करेगा। 12 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया है। तो ये भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र है जो कि चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड? और आंसर इसका हो जाएगा आपका उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के रानीखेत में देश का पहला
फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य तनावग्रस्त लोगों को तनाव से बाहर निकालने के लिए मानसिक शांति का प्रबंध करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में शांति की प्रतिमा यानी कि स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया है? असम, पंजाब, राजस्थान और केरल। दोस्तों आपको बता दूं कि ये वाला जो प्रश्न है ना, अभी हाल ही में जो 24 अक्टूबर को पीसीएस की परीक्षा हुई, प्रारंभिक परीक्षा, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। आप देखिएगा अपनी बुकलेट उठा करके कि स्टैच्यू ऑफ पीस का जो है कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर ये स्थापित की गई है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। कमेंट मारिए तुरंत आप लोग जल्दी फटाक से। ABCD कौन सा होगा? असम, पंजाब, राजस्थान या फिर केरल? 10 सेकंड का पॉज लेते हैं, कमेंट करिए फटाक से आप लोग। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीसीएस में आ गया, सोचो इंपॉर्टेंट तो है ही है, 100% इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आरओ में रिपीट कर जाए, ये भी हो सकता है। और इसका आंसर आपका क्या होगा? राजस्थान। तो प्रधानमंत्री जी ने जैन भिक्षु आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज को समर्पित स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण राजस्थान के पाली में विजय वल्लभ साधना केंद्र जैतपुरा में किया है। 1151 इंच लंबी इस प्रतिमा का अनावरण 16 नवंबर 2020 को किया गया था। तो ये 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? ये आपकी जो है विजय वल्लभ साधना केंद्र जैतपुरा राजस्थान में, इसके लिए आप याद रखिएगा। और ये यहाँ पर जो आचार्य हैं विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज, तो इनको समर्पित है ये। और क्वेश्चन नंबर 24, नवंबर 2020 को किसे विश्व की सबसे कम उम्र की लेखिका के रूप में मान्यता दी गई है? अभिजिता गुप्ता, श्वेता दत्ता, अमन गुप्ता या फिर अभिनव सिंह? और आंसर यहाँ पर है अभिजिता गुप्ता। तो 7 वर्ष की अभिजिता गुप्ता को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखिका के रूप में मान्यता दी गई है। कक्षा 2 में पढ़ने वाली अभिजिता गुप्ता गाजियाबाद की रहने वाली हैं। हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक से इन्हें यह विख्याति प्राप्त हुई है। इनकी पुस्तक का नाम है हैप्पीनेस ऑल अराउंड। मात्र ये क्लास 2 में पढ़ती हैं, 7 ईयर 7 वर्ष की हैं, और ये विश्व की सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई। सोचिए, नाम है कहाँ की? यूपी गाजियाबाद की रहने वाली हैं अभिजिता गुप्ता। आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 संस्थागत श्रेणी में किस संस्था को प्रदान किया गया है? हेल्पलेस इंडिया, सफल इंडिया, हेल्पेज इंडिया या फिर बढ़ो इंडिया? चलिए आप लोग कमेंट करिए, देखते कितने लोग सही इसका आंसर देते हैं कि ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 किसे दिया गया संस्थागत श्रेणी में। और आंसर इसका हो जाएगा हेल्पेज इंडिया। तो यह पुरस्कार जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। 2020 का यह पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में हेल्पेज इंडिया को व व्यक्तिगत श्रेणी में भूटान की रानी माँ ग्यालियस संगे चोडेन वांगचुक को दिया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की सीरीज। बहुत बहुत थैंक यू आपको देखने के लिए। और कैसी आज की सीरीज लगी आपको लोग जरूर बताइएगा। और आप लोग करंट में क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या आपका छूट गया है, यही बताएं। और आप लोग कृपा करके एक कमेंट जरूर कर दिया करिए भाई साहब। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं कि छोटा सा कमेंट कर दिया हमारे लिए, हमारी खुशी के लिए। हम आपकी खुशी के लिए इतना सब कुछ करते हैं, तो एक कमेंट तो आप लोग कर ही सकते हैं। लाइक कर दीजिए। और फिर जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।